दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, यहाँ पे मार्च के हमारे सामने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के आंकड़े आ चुके हैं। किस किस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है और कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हुआ है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा लोगों के लगातार सवाल निकल के आ रहे हैं कि आखिर प्रमोटर लगातार शेयर क्यों बेच रहे हैं, क्यों यहाँ से अपनी स्टेक को कम करें। तो उसका पूरा खुलासा आपको इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा कि प्रमोटर आखिर शेयर क्यों बेच रहे हैं। और इन्फीबीम एवेन्यू जो एक तरह से देखें तो एक छुपा हुआ रुस्तम दिखाई दे रहा है इस समय स्टॉक, अपने सेक्टर का ये एक खिलाड़ी है, क्योंकि जो इसके बिजनेस है, चाहे एआई प्लेटफॉर्म हो या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांजैक्शन का बिजनेस हो, सारे बिजनेस बहुत कमाल के हैं। और इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। इसकी पैर कंपनियों की प्राइस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी 4 डिजिट में स्टॉक है, ये अकेला 2 डिजिट में, क्या ये भी 4 डिजिट में जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल 36.40 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी परसों की 36.40 के आसपास। इंट्राडे में 36.75 का हाई भी बना और जो लो है वो 35.60 का है। तो दिन में तेजी भी कुछ बनी और गिरावट का माहौल भी बना, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी फिर से लौट के आई तो इसकी गिरावट थमी और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल फ्लैट रही है 36.40 के आसपास, यानी मंगलवार की क्लोजिंग के आसपास ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, कोई अप डाउन नहीं थी। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में। 4 अप्रैल को स्टॉक 37.70 के आसपास था, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। 5 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग फ्लैट रही 37.70 के आसपास। अगर हम बात कर ले 8 अप्रैल की तो क्लोजिंग 36.80 के आसपास थी, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। 9 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 36.40 के आसपास थी, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 10 अप्रैल को 36.25 के आसपास गिरावट रही, 0.4% की गिरावट के साथ। तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में है। इसके पीछे वजह कि लगातार स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, कम समय इसने आपका इन्वेस्टमेंट लगभग डबल किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड की मार्च की होल्डिंग आ चुकी है हमारे सामने। इन्फीबीम एवेन्यू में एक म्यूचुअल फंड ने नई खरीदारी की है और एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ से एग्जिट कर लिया है, यानी अपने शेयर बेच दिए। तो बैलेंस बना है, एक म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई और एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। तो अभी फिलहाल जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे उसमें देख दो कि ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का यहाँ पे 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का यहाँ पे 1197 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ ने 703 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 606 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने 198 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 260 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी 34.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके बाद में HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 136 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 177 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड ने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF ने 28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा निवेश HDFC बैंक की तरफ से हुआ है, मोतीलाल ओसवाल ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया है। इसके अलावा ICICI बैंक का भी निवेश काफ़ी अच्छा है। तो बैंकिंग शेयरों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी काफ़ी अच्छा निवेश है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल है कि हर क्वार्टर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों कम करे।
जून में जहाँ पे इनकी होल्डिंग 30.63% के आसपास थी, जो सितंबर में घट के 29.13% हो गई और दिसंबर आते ही ये 28.13% हो गई। यानी लगातार आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। अच्छी बात यह है कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। 6.11% की होल्डिंग थी जून में, जो 6.31% हो चुकी है। डीआई की होल्डिंग भी बढ़ी है, 0.07% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में 0.10% हो चुकी है। और जनरल पब्लिक की भी होल्डिंग बढ़ी है, 62.74% की होल्डिंग थी जून में, जो 65.02% के आसपास है। तो यहाँ पे देख लो कि जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की स्टेक कम हुए थे। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस समय प्रमोटर को बहुत सारे फंड की ज़रूरत है। काफ़ी बिजनेस है जो लगातार तेज़ी से शुरू हो चुके हैं और बहुत बिजनेस जो आने वाले उसमें शुरू होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है इसका कि आरबीआई की तरफ से इनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है। अभी ये गूगल पे और फ़ोनपे की तरह सारी सेवाएं शुरू कर पाएंगे, अपनी देख लो कि यूपीआई सर्विस शुरू करेंगे। उसके लिए इनको भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने अभी रिसेंटली ही $10 मिलियन का निवेश करके यूएस की कंपनी एक्स ड्यूज के अंदर 20% की स्टेक ले लिया है, ताकि एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे उनकी स्थिति मजबूत हो। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए इन्होंने यूएस की कंपनी के अंदर 20% की हिस्सेदारी ले ली है। तो उसके लिए भी फंड की ज़रूरत है। इसके अलावा देखें तो कंपनी सऊदी अरेबिया में डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए कारोबार शुरू करने जा रही है और इसके लिए आप देखें तो उनको परमिशन मिल चुकी है सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी की तरफ से। तो वहाँ पर भी इनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी कि अब वो इंडिया के जैसे ही यूपीआई ट्रांजैक्शन की सेवाएं सऊदी अरेबिया में भी देना शुरू करेगी कंपनी। इसके अलावा देखें तो कंपनी आने वाले 2030 तक गांधीनगर गुजरात के अंदर ऑलरेडी इन्होंने एक एमओयू साइन किया, जिसके 2000 करोड़ का वो खर्च करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो बहुत सारा निवेश वो गुजरात में भी करने जा रहे हैं आने वाले समय के लिए। तो एक तरह से देखें तो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और एक तरह से मार्केट लीडर बनने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में भी कंपनी कारोबार को आगे बढ़ा रही है और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। ऐसे में प्रमोटर ने रास्ता अपनाया कि वो कुछ अपने शेयर बेचे, उससे फंड ले और उस फंड का इस्तेमाल बिजनेस में करे। एक बार जब बिजनेस पूरी तरह से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ से इनको प्रॉफिट मिलेगा, तब ये अपनी होल्डिंग फिर बढ़ा लेंगे। तो जो चिंता है वो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है और आने वाला जो समय है, जो फ्यूचर है, वो एआई के नाम पे आधारित होने वाला है। यानी एआई प्लेटफॉर्म से संबंधित जो कंपनियां हैं उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ये अच्छा मौका है खरीदारी का, ताकि आने वाले समय आपकी प्राइस बढ़ सके। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है, काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने आ रही है और अब Q4 भी आने वाला है। इस बार भी उम्मीद है कि बहुत ही शानदार Q4 होगा। अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो उसके बाद में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और जैसे कि इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस हम देखें तो 1000 के ऊपर है। ऐसे में ये स्टॉक जो बहुत नीचे अभी आने वाले समय बहुत जल्द ये भी 3 डिजिट में जा सकता है और निकट भविष्य में 4 डिजिट में जाने की भी इसके अंदर काबिलियत है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस स्टॉक में दाव लगाने का ये सही मौका है। निवेश आपको करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।